हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों को सुंदरम सा क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में मैं फुल डिटेल लेक्चर लेकर के आया हूँ और इसी लेक्चर में ये लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। सो इनकॉर्पोरेशन है, इसमें फुल डिटेल में बताऊँगा कि कंपनी कैसे बनाया जाता है, कंपनी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, सारे कुछ मैं आज बताऊँगा। कंपनी बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, सब कुछ आज मैं फुल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कंपनी कैसे बनाया जाता है। और साथ में आप लोगों को कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो जब आरओसी से मिलता है तो कैसा होता है और क्या क्या लिखा होता है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, जो ये वीडियो किस किस के लिए रिलेवेंट है। तो ये वीडियो सारे बच्चे देख सकते हैं जो भी यूट्यूब पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। और वो सारे बच्चे और वो सारे इंसान देख सकता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और कमेंट इस वजह से करो कि मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा है, कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे बस इतना जानना है। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एक बार ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ग्रोथ करेगा और मैं जितना भी आप लोग को न्यू टॉपिक या न्यू लेक्चर जो कुछ भी लेकर के आऊँगा वो आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग उस लेक्चर को फ़ायदा उठा पाए और आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज लेने के लिए भी, आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए भी अच्छा रहेगा। और ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो बच्चे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मैं अभी तो आज लॉ का पेपर हो गया उन लोगों का, तो जिन बच्चे का आज लॉ का पेपर हो गया सभी को मैं फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे करके आए होंगे, मुझे मेरा मानना है। और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आओ। मैथ है नेक्स्ट पेपर, और जो बिजनेस लॉ है, सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ जो है 60 मार्क का वेटेज रखता है, वो मैं पढ़ाता हूँ और वो मैं पढ़ाऊँगा मेरा नवंबर बैच के लिए। नवंबर बैच के लिए 5 जुलाई से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है नवंबर अटेम्प्ट के लिए। और जो बच्चे नवंबर में देना चाहता है वो 5 जुलाई से मेरा लेक्चर देख सकता है। ये मैं शाम के 5 बजे डेली यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना, आपको कुछ भी नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ये मैं अभी न्यू स्टार्ट किया हूँ, सो इस वजह से आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो बच्चे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं और जो जिनका बिजनेस लॉ है उन लोगों के साथ शेयर करो। और बिजनेस लॉ के बारे में मैं सारा डिटेल को मैं पढ़ाऊँगा और मैं अपना क्या क्या दूंगा, अपना जो लेक्चर में पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या क्या से किस चीज़ पॉइंट से मैं शेयर करूँगा और किस चीज़ पॉइंट को मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन टॉपिक है उसको मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा। और मैं क्या क्या आप लोगों को दूंगा, क्या क्या शेयर करूँगा। तो मेरा जो अपना बुक है पीडीएफ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से मेरा बुक जो है पीडीएफ बुक वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको मेरा एलएमआर नोट जो लास्ट मंथ जो रहता है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वाले जो नोट रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद मेरा जो केस स्टडी का जो बुक रहेगा, जो केस स्टडी का बुक है वो भी मैं शेयर करूँगा। इस बार जून में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरा अब खुद का लेट हो गया। मैं 12 तारीख से बोल रहा था स्टार्ट करूँगा पर लेट हो गया, मैं नहीं कर पाया, सॉरी मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। पर जो बच्चे नवंबर में दे रहे हैं, नवंबर में जो जिस बच्चे का पेपर है सीए फाउंडेशन का जो बच्चा है उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ लेकर के आया हूँ। और मैं अपना बुक दूंगा, पीडीएफ दूंगा, एल एम लास्ट मंथ रिविजनरी नोट दूंगा और केस बुक दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट और सारा कुछ मैंने बताया कि आप लोगों को कैसा और क्या क्या करना पड़ेगा। और प्लीज़ देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज ये है, देखो
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये हमारा है टॉपिक आज का, और आज मैं इस पे फुल डिटेल लेक्चर लेकर के आया हूँ। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, फुल डिटेल में लेकर के आया हूँ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मीन्स क्या होता है, और हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। सो सारी चीज़ को मैं आज डिटेल में बताऊँगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। सो वीडियो देख रहे हो, वीडियो में डालूंगा तो प्लीज़ स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखो और अच्छे से समझो, और नॉलेज पर्पज़ के लिए भी आप लोगों के ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बाद में जब जो बच्चे प्रोफेशनल में हैं, जो सीएस में हैं और जो सीए में हैं, तो उन लोगों के लिए बाद में ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि जब वो कंपनी फॉर्मेशन करने जाएंगे तो उन लोगों को ये चीज़ पता रहना चाहिए। और ये चीज़ जब उन लोगों को पता रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। सो हमारा लेक्चर आज इसी पे है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हम कंपनी कैसे बनाएंगे आज इसके बारे में सारे डिटेल बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसका हम पहले बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीड्यूर, जो कंपनी बनाने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट होता है वो क्या क्या है। मेन चीज़ है इसका इतना ही है। और इसका जो कंपनी बनाने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट और प्रोसीड्यूर होता है वो इतना ही है। और इसका जो डिफाइन किया गया है, और इसका स्टेप वाइज में कौन से स्टेप में क्या करना है, कौन से स्टेप में क्या करना है, और फिर बाद में कैसे COI बनता है। सो ठीक है, पहले हम इसको शॉर्ट समरी में पढ़ लेते हैं कि इसका हम कंपनी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम MCA की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। MCA का वेबसाइट है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ, www.mca.gov.in, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर आज आप जाकर के किसी भी कंपनी का फुल डिटेल निकाल सकते हो, ठीक है, mca.gov.in पर। और इस पे आपका कंपनी रजिस्टर्ड होता है, आपका कंपनी इसी पे रजिस्टर्ड होता है। अगर आप कंपनी बंद करवाना चाहते हो, स्ट्राइक ऑफ कराना चाहते हो तो यही इसी पे हो जाता है। सो MCA के अंदर ही पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी का जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर ही ये सब किया जाता है। इसी डिपार्टमेंट में ये सब किया जाता है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। सो इस वेबसाइट पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। और यहीं पे कंपनी भी इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यहीं पे होता है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आप जा करके अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और इसी कंपनी पे जा करके आप इसी वेबसाइट पे जा करके आप कंपनी बना सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या है, और वहाँ से हम फुल डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि कंपनी कहाँ से फॉर्मेशन होता है, कंपनी के बारे में क्या क्या जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग लिख सकते हो www.mca.gov.in, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ वेबसाइट का नाम। आप वहाँ से सर्च करके सब कुछ कर सकते हो, और कंपनी यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के आप बना सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, www.mca.gov.in। इस पे जाकर के आप कंपनी को बना सकते हो, कंपनी का डिटेल ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम MCA की वेबसाइट पे जाएंगे। MCA वेबसाइट पे जाकर के आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए जो नॉर्मल आप लोग फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम या कुछ भी अकाउंट बनाते हो तो उस पर वहाँ पे होता है यूज़र ID और पासवर्ड जो होता है। यूज़र ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है, वैसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा MCA की वेबसाइट पे। वहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र ID पासवर्ड मिलने के बाद आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे फेसबुक पे, एक मिनट, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, यूज़र ID पासवर्ड देते हो, सेम वैसे ही आपको MCA की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे जो आप साइन इन करोगे तो उसके बाद आप लॉगिन करके अपना आपका ID नेम और ID आ जाएगा, फिर आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप MCA सर्विस पे जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप MCA सर्विस पे जाओगे। MCA सर्विस पे जाने के बाद आपका क्या होगा कि वहाँ पे स्पाइस प्लस पार्ट ए जो होता है, स्पाइस प्लस पार्ट ए पे जा करके आप वहाँ से कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये स्पाइस प्लस पार्ट ए क्या होता है,
तो एक मिनट में बताता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में। पार्ट ए और पार्ट बी किसके बारे में, एक मिनट। हेलो, तो हाँ, फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हम आप लोगों को बता रहे थे कि पार्ट ए मीन्स क्या होता है। इसमें स्पाइस प्लस पार्ट ए और स्पाइस प्लस पार्ट बी होता है, ठीक है। तो पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी के बारे में हम जानेंगे। तो पार्ट ए होता है आपका जो फॉर नेम, आप कंपनी का जो नेम कुछ रखोगे उस फॉर नेम एबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। फॉर नेम एबिलिटी के लिए होता है। और इसके बाद पार्ट बी जो होता है, ये होता है इनकॉर्पोरेशन करने का फुल प्रोसेस इसमें दिया गया है। फुल प्रोसेस जो होता है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने का, वो फुल प्रोसेस इसमें दिया गया है, ठीक है। पार्ट ए जो होता है नेम रिजर्वेशन कराने के लिए, नेम जो आप कुछ कंपनी का नाम रखोगे उसका रिजर्वेशन के लिए आपको पार्ट ए भरना पड़ेगा। फिर पार्ट ए में जब आपका नेम रिजर्वेशन हो जाएगा तो आप यार पार्ट बी में आओगे, पार्ट बी आपका खुलेगा। फिर पार्ट बी में आने के बाद आपका कंपनी फुल प्रोसेस इसमें आपका दिया गया है। यहाँ से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको जब इसका सारा कुछ डिटेल भर दोगे, फिर आपको यहाँ पे COI मिल जाएगा। COI आपको ROC देता है, COI मिल जाएगा। कौन देगा, तो ROC देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको COI दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी हम समझ गए कि क्या होता है। सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। सो मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट आगे स्टेप वाइज भी बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या कहना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस दिया गया है जिसको मैं शॉर्ट समरी में आपको समझा दे रहा हूँ। आगे स्टेप वाइज दिया गया है, तो स्टेप वाइज हम आगे बातें करेंगे। तो MCA की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्पाइस प्लस पार्ट ए खोलना पड़ेगा, जो नेम रजिस्ट्रेशन होता है। नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पार्ट प्लस ए खोलना पड़ेगा, स्पाइस प्लस पार्ट ए। और वहाँ पे आप जा कर के नेम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 1000 रुपया फी लगेगा। और मैक्सिमम वहाँ पे पार्ट ए में जो दिया गया मतलब वहाँ पे दिया गया रहता है कि मैक्सिमम आप 2 नेम रख सकते हो। पहले 6 नेम हुआ करता था, पर अब 2 नेम कर दिया गया, क्योंकि अब सारा कुछ डिजिटली हो गया। तो कंपनी चाह रहा है, MCA की वेबसाइट चाह रहा है कि अब सिर्फ 2 नेम हम वहाँ पे रखें, और 2 नेम जो उसमें से जो MCA को अच्छा लगेगा वो आपको रजिस्टर करके दे देगा, ठीक है। रजिस्टर करके दे देगा और वो नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा और रिजर्वेशन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं स्टूडेंट के कि नेम रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर दूसरा कैसा कैसा नेम रखें। तो सारा मैं क्वेश्चन आप वीडियो को लेक्चर पूरा देखो, आपको एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा नहीं समझ आएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट अपना बात करते हैं कि अब इसमें स्पाइस प्लस पार्ट ए खोलने के बाद अगर नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आप कर रहे हो तो नेम रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट ए खोलना पड़ेगा। पार्ट ए खोलने के बाद वहाँ पे मैक्सिमम 2 नेम आपको देना पड़ेगा। फिर 2 नेम देने के बाद आप पेमेंट जो करोगे 1000 रुपया, उसका चालान आ जाएगा। चालान रिसिप्ट मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा देता आपको। मैं अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो चालान रिसिप्ट कैसे होता है। तो चालान रिसिप्ट आ जाता है। चालान रिसिप्ट जो आप 1000 रुपया का जो चालान भरोगे उसका आ जाएगा फॉर नेम रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेम अप्रूवल लेटर आ जाएगा, कहाँ से, ROC से आपको नेम अप्रूवल का लेटर आ जाएगा कि हाँ आपका नेम जो आपने दिया था, 2 नेम दिया था, उसमें से एक नेम आपका अप्रूव्ड हो चुका है और आप कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए आगे प्रोसेस में जा सकते हो। अगर इसमें भी आपका नेम बीच में नहीं आता है, कभी आपका रिसबमिशन करना पड़ता है, कभी आपका कैंसिल कर देता है कि ये नेम आपका अप्रूव नहीं हो सका। क्योंकि अब होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई बंदा है यहाँ पे जो कंपनी फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये सुंदरम नाम का लड़का है, मैं हूँ और मैं कंपनी फॉर्मेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोई एक इंसान आया और ये आके मुझे बोलता है कि सर मुझे कंपनी फॉर्मेशन करना है। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो ये बोला कि सर मुझे और मैंने बोला कि इसको कि आप अपना कंपनी का नाम बताइए कि किस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो। तो ये बोला कि सर मैं लायंस इंडस्ट्री के करके एक मिनट, लायंस
लायंस इंडस्ट्री करके मैं खोलना चाहता हूँ, तो ये वैलिड नहीं हो सकता, ये माना नहीं जाएगा, इसे अप्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, एक मिनट यार, लायंस इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस वजह से नहीं माना जाएगा कि ये जो है अप्रूव्ड नहीं करता है कंपनी बनाने के लिए, कि आप कंपनी का ऐसा कुछ रॉयल नेम या कुछ भी ऐसा रखो जो मतलब आपका कंपनी से आपका कंपनी उस नाम से नहीं होना चाहिए, जिसके लिए MCA की वेबसाइट जो है, MCA जो डिपार्टमेंट है वो अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, और नेम अप्रूवल करने के लिए वहाँ पे आपको रीज़न भी देना पड़ता है कि अगर ये नेम आप दे रहे हो तो इसका रीज़न क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रीज़न भी देना पड़ता है, तो रीज़न देने के लिए मैं आगे बात करूँगा कि क्या रीज़न देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपना बात करते हैं अब आगे। ये हमारा हो गया ROC से हमारा नेम अप्रूवल लेटर आ जाता है। ये नेम अप्रूवल लेटर जो होता है वो 20 दिन के लिए वैलिड होता है, सिर्फ 20 दिन के लिए वैलिड होता है। ये 20 डेज़ के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर नहीं करवाए तो फिर आपको इसमें एक्सटेंशन पीरियड भी मिलता है। एक्सटेंशन पीरियड कितना दिन का मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, और मैं फिर से आपको बता दूंगा उसमें एक्सटेंशन पीरियड के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम अपना आता है ये रजिस्ट्रेशन अप्रूवल जो हो गया हमारा, जो हमारे नाम पे नाम रिजर्व हो गया, जो मान के चलो ए लिमिटेड करके आपने दिया था, और ये आपका ये रिजर्व हो गया, आपके नाम पे रिजर्व हो गया, तो ये 20 डेज़ के लिए वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नहीं 20 डेज़ में नहीं करवाए तो आपकी क्या क्या मतलब एक्सटेंशन के लिए क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको अभी डिटेल में समझा दूंगा। और एक भी ऐसा टॉपिक एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना आ जाते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा हो जाने के बाद, मैंने पहले बोला कि पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद स्पाइस प्लस कंप्लीट होने के बाद, स्पाइस प्लस पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद आप स्पाइस प्लस पार्ट बी में चले जाते हो, और पार्ट बी में जाने के बाद आप वहाँ पे कंपनी का फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है आपको, फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका कंपनी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा स्पाइस प्लस पार्ट ए में। तो ये हमारा पार्ट ए का बात हो गया, और पार्ट बी में हम क्या है, तो पार्ट बी में हम आगे बात करते हैं। आइए देखिए, तो जैसे पार्ट ए का कंप्लीट होने के बाद पार्ट बी में हम आएंगे, तो पार्ट बी ये है, पार्ट बी में आने के बाद आपको INC 32 प्लस पार्ट बी के अंदर INC 32 देना पड़ेगा विथ अटैचमेंट के साथ आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं। INC 33 EMOA इलेक्ट्रॉनिक MOA आपको INC 32 में देना पड़ेगा, 33 में देना पड़ेगा। ठीक है, 32 के साथ विथ अटैचमेंट आपको INC 33 देना पड़ेगा। EMOA इलेक्ट्रॉनिक MOA। ठीक है, उसके बाद आपको INC 34 EAOA इलेक्ट्रॉनिक AO देना पड़ता है INC 34 में। उसके बाद INC 35 एजाइल प्रो एस का मतलब होता है, हम आगे बात करेंगे। इसमें पहले हुआ करता था एजाइल, इसका अलग ही मैटर है। ये पहले हुआ करता था एजाइल नाम से हुआ करता था, फिर MCA ने इसको अमेंड करके इसमें प्रो जोड़ा, और प्रो जोड़ने के बाद इसमें फिर से अमेंड करने के बाद एस भी जोड़ा। ठीक है, इतना होने के बाद ये भी ऐड किया, ये भी, उसके बाद ये भी ऐड किया। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट में लास्ट में हम टॉपिक पे बात करेंगे कि एजाइल प्रो एस क्या होता है। सो अभी हम पहले इतना समरी पार्ट में इतना समझ लो कि पहले INC पार्ट बी खोलने के बाद INC 32 के साथ INC 33 EMOA, INC 34 EAOA और INC 35 एजाइल प्रो एस। उसके बाद INC 39 डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर। किसी कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा या सब्सक्राइबर जो होगा, सब्सक्राइबर हम किसको बोलेंगे, जो कंपनी फॉर्मेशन कर रहा है, जो इंसान एक पर्सन है जो कंपनी को फॉर्मेशन कर रहा है उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और फर्स्ट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होना चाहिए। जो उस कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर, आप जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर किसको बना रहे हो, और उसका जो कंसेंट होगा, उसका जो डिक्लेरेशन होगा कि हाँ हम इस पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हैं, और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और ये मैं सब्सक्राइबर हूँ जो मैं अपने कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। और उसमें डिक्लेरेशन में ये भी लिखा होना चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अब जो मैं आपको जो भी फॉर्म दे रहा हूँ आपको, जो भी मैं मेंशन किया हूँ अपने कंपनी बनाने के लिए, वो सारा कुछ सही है। पहले इसमें हुआ करता था एफिडेविट। ठीक है,
एफिडेविट करके हुआ करता था, एफिडेविट ऑफ शेयर होल्डर सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर करके हुआ करता था, पर अभी एफिडेविट को हटा करके डिक्लेरेशन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि एफिडेविट मीन्स एक हो जाता है कि हाँ जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, सोच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एफिडेविट का मतलब वही होता है, अगर कुछ बाद में गलत हो गया, चेंजेस करना पड़ा, तो होता है सब्सक्राइबर के साथ या फर्स्ट डायरेक्टर के साथ जो कभी इनकॉर्पोरेशन के टाइम कुछ बोलता है और बाद में अगर कुछ चेंजेस करना पड़ा तो वो लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले कुछ ऐसे पॉइंट हुआ करता था जो ऐसा लिख देते थे एफिडेविट में, जो उसको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अंतर्गत माना जाता था कि आप इसके बियॉन्ड जा रहे हो, इसके बियॉन्ड आप कर रहे हो, जो आपने डिक्लेरेशन दिया था वो नहीं आप किए, तो वो उसको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, सिविल प्रोसीड्यूर में वो उसको ले जाया करता था। और उसके हिसाब से उस वजह से इसको एफिडेविट को हटा दिया गया और उस वहाँ पे आप डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर है और जो सब्सक्राइबर है उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए कंपनी बना रहे हैं और हमारा जो पर्पज़ है वो सही है। और डिक्लेरेशन ये भी कि हम जितने भी आपको जो भी हम आपको सबमिट किए हैं वो सब कुछ सही है, हमारा पर्पस कंपनी बनाने का यह है। तो फिर आपको ये इतना करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद आपको INC 11 COI जो होता है ROC आपको दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस दिन से आपका कंपनी फॉर्म हो गया, आपका कंपनी बन चुका और आपका कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो चुका, आप उस कंपनी को रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था समरी पॉइंट। समरी पॉइंट में हम इतना जाने की पहले क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सिंपली सा बात है, चलिए हम फिर से याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको एक एक पॉइंट बताया कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपली से याद करने का तरीका है, अगर आप कंसेप्चुअल जा रहे हो तो सिंपली से आप इसको सोचो और पढ़ो कि क्या क्या है। तो देखो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपली सा बात है। अगर मैं स्क्रीन भी चेंज कर दूँ तो मुझसे पूछेगा कोई तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, हम इनकॉर्पोरेशन करने के लिए MCA की वेबसाइट पे जाएंगे। MCA की वेबसाइट पे जाने के लिए वहाँ पे जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम जो हम वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पे यूज़र ID और लॉगिन ID मिल जाएगा, और लॉगिन ID मिलने के बाद पासवर्ड, जो यूज़र ID पासवर्ड होता है वो आपको मिल जाएगा। फिर आप MCA की वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद MCA सर्विस पे जाओगे। MCA सर्विस पे जाने के बाद आपको स्पाइस प्लस पार्ट ए ऑन करना पड़ेगा। स्पाइस प्लस पार्ट ए ऑन करने के बाद आपको 1000 का फी और मैक्सिमम 2 नेम आप दे सकते हो फॉर नेम अप्रूवल के लिए, नेम रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के लिए। तो नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1000 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। और फ़ी के बाद आपको चालान का रिसिप्ट आ जाएगा, जिस चालान में आपका SRN नंबर कह के रहता है। ठीक है, SRN नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे। SRN नंबर आ जाता है और उस चालान के SRN नंबर जब आ जाता है तो आप अपने नेम रिक्वेस्ट के लिए कंपनी ROC के वेबसाइट पर जा करके जो आपने नेम रिक्वेस्ट का जो अप्रूवल आपने सबमिट किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि नेम अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। वैसे तो हो जाता है नेम अप्रूवल, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हो जाता है और आपको मेल आ जाता है कि आपका नेम अप्रूवल हो गया, और वहाँ से आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है। ठीक है, तो SRN नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे आगे कि SRN नंबर क्या होता है। तो न्यू नेम अप्रूवल हो जाने के बाद, नेम अप्रूवल वैलिड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए ये वैलिड होता है। फिर हम अपना नेक्स्ट इसमें एक्सटेंशन वगैरह, जो एक्सटेंशन पीरियड होता है वो क्या होता है आगे पढ़ेंगे, स्टेप वाइज सब कुछ पढ़ेंगे। सो इतना हो गया, वैलिड फॉर 20 डेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी में INC 32। हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। नेम हमारा अप्रूवल हो गया, नेम रिजर्व हो गया। तो पार्ट बी पे आने के बाद हम INC 32 स्पाइस प्लस पार्ट बी पे आने के बाद हम INC 32 विथ अटैचमेंट, क्या क्या अटैचमेंट करेंगे INC 32 के साथ। तो INC 33 जो EMOA है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद INC 34 AOA जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद INC 35 एजाइल प्रो एस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद INC 9 जो डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, जो फर्स्ट डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, जो उसका फुल डिटेल देता है, वो उसका डिक्लेरेशन। और जो सब्सक्राइबर होता है, जो सब्सक्राइबर कंपनी फॉर्म करना चाहता है, उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये सब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद INC 11 COI मिल जाता है आपको। ठीक है, ROC आपको INC 11 COI दे देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा फुल डिटेल जो हम
फुल समरी समरी इसको समरी समझो, और इसी समरी के हिसाब से हम आगे स्टेप वाइज स्टेप बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, सबसे पहले बात हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप वन के हिसाब से हम बात करेंगे कि हमारा स्टेप वन में क्या होता है। तो पहले ही मैंने बोला आपको कि पार्ट ए आपको भरना पड़ता है, पार्ट ए कंप्लीट बनाने के लिए पार्ट ए भरना पड़ता है। पार्ट ए होता है नेम रजिस्ट्रेशन के लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए, आपका पार्ट नेम रिजर्वेशन के लिए होता है, और आपको यहाँ पे 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, और 2 नेम आपको देना पड़ता है। उसमें से एक जो आरओसी को अच्छा लगेगा, जो सही लगेगा, वो आपको अप्रूव करके मेल कर देगा। अगर मेल नहीं आता है तो आप अपना आपको SRN नंबर दिया जाता है, SRN नंबर से आप यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आप अपना SRN नंबर से चेक कर सकते हो कि आपका नेम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो आइए हम स्टेप वन बात करते हैं फुल डिटेल में, स्टेप वन में क्या है, और उसके बाद हम बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को पूछूं कि ये वेब फैसिलिटी के बारे में आपको पता है कि नहीं। वेब फैसिलिटी मीन्स आप क्या समझोगे कि क्या सर ये ई फॉर्म है, ई फॉर्म है। तो बच्चों नहीं, ये ई फॉर्म नहीं है, ठीक है। ई फॉर्म पहले हुआ करता था कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई बंदा है जो इस कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, मान के चलो ए नाम का बंदा है जो कंपनी बनाना चाहता है, अब फॉर्मेशन करना चाहता है। फॉर्मेशन करने के लिए ये जाता है किसी के पास जाता है, जो कंपनी बनाता है, मान के चलो सी नाम का बंदा है। और यहाँ पे आकर के ये पहले हुआ करता था, वेब फैसिलिटी से पहले हुआ करता था ये कि कंपनी बनाने के लिए सी नाम के बंदा के पास आया, और ये क्या किया कि MCA की वेबसाइट से कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ई फॉर्म आता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो हुआ करता था पहले, जिसमें आप अपना फुल डिटेल्स लिखो, फुल डिटेल लिख के आपको वो मतलब ई फॉर्म होता है जिसको हम डाउनलोड करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना फुल डिटेल लिखो, फुल डिटेल लिखने के बाद आप उसको सबमिट करो। सबमिट करने टाइम पे फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है। उस मतलब फॉर्म डाउनलोड करने के टाइम पे भी आपको इंटरनेट चाहिए होता है, और ई फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे जब आप उसका प्रिंट आउट करा के डाउनलोड करा के प्रिंट आउट करवा लोगे, प्रिंट आउट करवाने के बाद जो ई फॉर्म आप फिल करके सबमिट करोगे, तो उस टाइम पे भी आपको ऑनलाइन मतलब नेट की ज़रूरत पड़ता है। पहले हुआ करता था जब नेट इंडिया में उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो पहले कंपनी बनाने के लिए ई फॉर्म की ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। तो ई फॉर्म के हिसाब से पहले ऐसे ही मैं बताऊँ तो डाउनलोड करते थे पहले ई फॉर्म डाउनलोड करके फिर उसमें अपना जो फुल डिटेल होता है, फुल डिटेल सबमिट करने के बाद नेम रजिस्ट्रेशन का जो फुल डिटेल होता है वो लिख के, और फिर आपको सबमिट करने टाइम पे आपको क्या होता था, तो आपको सबमिट करने टाइम पे आपको फिर से ऑनलाइन आकर के नेट आपका होना चाहिए, नेट में आकर के आप सबमिट कर सकते थे। डाउनलोड करने टाइम पे भी आपको ऑनलाइन आपको नेट रहना चाहिए, नेट रहता तो आप नेट रहता था तो उस टाइम पे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप फुल डिटेल उसमें लिख के फिर सबमिट करने टाइम पे आपको ऑनलाइन आकर के नेट में आकर के आपको सबमिट कर सकते थे। पर अब जब से ई फॉर्म आया है, ई फॉर्म वेबसाइट आया है, वेब फैसिलिटी आया, वेबसाइट जो आया, ये MCA का वेबसाइट जब से बना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब विदिन 5 to 10 मिनट्स, अगर आपको पूरा फुल डिटेल पता है तो 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगता है। फिर भी 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप नेम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और कंपनी अपना इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। जब आपका नेम अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आप कंपनी को 5 to 10 मिनट में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो। ज़्यादा इसमें मतलब अगर आपको फुल डिटेल फुल नॉलेज पता है कि कहाँ पे क्या होता है, तो 5 to 10 मिनट मैक्सिमम है जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ तब तक कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट से ये बनता है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट है जो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ। आप लोग देखो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जो बच्चे नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमको कैसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा यही सही मिलता है। ये जो सब सेक्शन सब जो दिया है, किस सेक्शन में कंपनी कहाँ पे बना गया है, तो यही सब है। उसके बाद ये लिखा गया जो आपका कंपनी के बारे में दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है कि
hereby certify that सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी जो होता है वो लिखता है कि देखो क्या लिखा है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट ये जो इलीवी का प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है उसको मैं सर्टिफाई करता हूँ इज अनकॉर्पोरेटेड ऑन 24th ऑफ जून 2022। इलीविका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये आरओसी इसको सर्टिफाइड करता है। सर्टिफाइड करने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता है कि आई सर्टिफाई इलीविका प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है 24th डे ऑफ जून 2022। ऐसा नहीं लिखा जाता 24 जून 22 ऐसे करके नहीं लिखा जाता है। इसका पूरा वर्ड एंड डिटेल में लिखा जाता है, बाय वर्ड लिखा जाता है, इसका नंबरिंग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसे करके अपना लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हो गया इलीविका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके है जो 24 जून 2022 को इनकॉर्पोरेट हुआ है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है ये कंपनी। तो सारा डिटेल इसमें लिख देता है कि कहाँ से कितने डेट को तारीख को ये सर्टिफाइड हुआ और कंपनी का नाम क्या है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ये CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड नंबर जो होता है कंपनी का, जो CIN नंबर होता है, CIN नंबर होता है, इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बता दूंगा। इसका लेक्चर है थोड़ा डिटेल में है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। CIN के बारे में अभी मैं नहीं बनाया हूँ तो मैं CIN के बारे में बता दूंगा। तो कॉर्पोरेट जब आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड नंबर दिया जाता है आरओसी की तरफ से, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा हुआ रहता है। तो ये 21 डिजिट का होता है, ये 21 डिजिट का होता है। और इसके बाद ये जो आपका अकाउंट नंबर सॉरी पैन नंबर है, पैन नंबर लिखा गया रहता है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन जो होता है TDS जिसको हम बोलते हैं, TDS का जो TDS जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर जो होता है, TDS का जो अकाउंट नंबर होता है उसके वो भी लिखा रहता है हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। और यहाँ पे देखो ये जो है कब दिया गया था, 25 ऑफ जून 2022 को इसको हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड एट द मेंबर दिस 25 जून 2022 को ये उसको हैंड ओवर कर दिया गया, उसको मेल आ गया था कि आपका कंपनी फॉर्मेट हो गया। ये हमारा रहा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये जो है ना, ये आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज का जो होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो होता है, तो उसका सिग्नेचर है ये। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है, इसमें फुल डिटेल ये थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर इसमें होता है कि आपको आपका जो इनकॉर्पोरेट कब हुआ, डेट से लेकर के नाम, जो जिसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, जिसका डिजिटली सिग्नेचर है, उसका नेम, डेट, फुल एड्रेस, सब कुछ लिखा रहता है इसमें। और कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी मैं वीडियो बना के रख दूंगा, 5 से 10-20 मिनट का होगा, तो मैं आपको वो बना के रख दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये हुआ हमारा डिजिटली सिग्नेचर जो आरओसी का होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी का जो होता है, ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। और ये आपके COI पे इसका सिग्नेचर होता है, तो ये वैलिड माना जाता है। और ये हमारा फुल डिटेल हो गया जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या लिखा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आपको MCA की वेबसाइट से। MCA की वेबसाइट पे आगे हम प्रोसेस बात ही कर रहे हैं कि कैसा कैसा होता है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिलहाल अभी दिखा दिया। ये CIN नंबर के बारे में आपको मैं एक लेक्चर बना करके मैं बता दूंगा। ये 21 डिजिट का होता है, आप देख सकते हो 21 डिजिट का होता है ये। उसके बाद ये हमारा COI मिल जाता है, ROC हमको COI दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा, ये समरी पॉइंट ये खत्म हो गया। तो हम स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में वेब फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, पहले ई फॉर्म हुआ करता था। ई फॉर्म के बाद इसमें वेब फैसिलिटी आ गया, डेवलप मतलब थोड़ा जैसे जैसे इंडिया में नेट का सिस्टम आगे बढ़ता गया, उसके बाद वेब फैसिलिटी आ गया। वेब फैसिलिटी का मतलब आप तभी तुरंत आप वेबसाइट ऑन करो, तुरंत आप नेम के लिए रिजर्वेशन अप्रूव
सबमिट करो, उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा, तो आप 5 से 10 मिनट में आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था कंपनी बनाने के लिए, पर अब जब से इंटरनेट फैसिलिटी आया है तब से दिक्कतें नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्पाइस प्लस पार्टी में क्या क्या लिखा रहता है, तो 2 नेम आपको देना पड़ेगा विथ रीजन। विथ रीजन आप मान के चलो कि अगर आप किसी कंपनी को बना रहे हो, मान के चलो कि लायन लायन लिमिटेड है, तो लायन लिमिटेड के साथ आप इसको रीज़न भी दोगे कि आप अपने कंपनी का नाम लायन लिमिटेड क्यों रखना चाहते हो। तो आप सिंपली सा रीज़न दे दो कि लायन मेरा पेट पेट डॉग का नाम है, इस वजह से मैं इस कंपनी का नाम लायन लिमिटेड रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी दिया गया है कि आप उसमें किस तरीके का कंपनी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है कि आप ऑब्जेक्ट भी लिखोगे कि आप किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 के बाद हमारे कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होता है। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है रिक्वायर्ड नहीं होता है। कोई भी इंसान कोई भी लॉगिन करके कंपनी बना सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको DSC रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसके बाद नो DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रिक्वायर्ड नहीं होता। DIN नहीं है तो आप पैन नंबर दे दो। अगर कोई भी 2 इंसान मिलकर कंपनी बना रहा है तो एक के पास DIN नंबर है और एक के पास नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, वो अपना पैन नंबर दे देगा, तो पैन नंबर से आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कंपनी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नोट पॉइंट है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें कि एनी पर्सन कैन अप्लाई। वही बात है कि एनी पर्सन कैन अप्लाई क्रिएटिंग द लॉगिन ID एंड द MCA पोर्टल। MCA पोर्टल पर आप कोई भी इंसान जो है वो MCA पोर्टल पर अपना लॉगिन ID बना करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, कंपनी फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद आपका ये चालान आ जाता है, जो मैंने आपको बोला कि चालान आने के बाद आपको चालान में 1000 रुपया का जो रिसिप्ट आप पे करोगे वो 1000 रुपया का आपका चालान आ जाता है। उसके बाद उसमें CRN नंबर लिखा जाता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। जो आप चालान सबमिट करोगे, चालान सबमिट करने के बाद आपको CRN नंबर आ जाता है कि बाद में अगर आप नेम अप्रूवल के लिए दिए हो, तो आपको अगर मेल वगैरह नहीं आया कि नेम आपका अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, तो आप उस CRN नंबर से रिक्वेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका प्रोसेस कितना आगे बढ़ा है और कहाँ तक है आपका प्रोसेस। ठीक है, वो होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, CRN नंबर होता है। तो ये हो गया हमारा स्पाइस प्लस पार्टी के अंदर। उसके बाद आपका ये फाइनली सबमिट हो जाता है, एप्लीकेशन इज़ फुल्ली सबमिटेड। तो पार्ट ए सबमिट हो गया हमारा नेम अप्रूवल के लिए। नेम अप्रूवल के लिए पार्ट ए हमारा सबमिट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे हम आ जाते हैं अपने जो मतलब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जब हमारा नेम अप्रूव्ड हो गया, नेम अप्रूव्ड हो जाने के बाद आप इस पर अगर आओगे, अगर इफ़ ये तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद इफ़ है, इफ़ में अगर आपका नेम इज़ अप्रूव्ड, आपका नेम अगर अप्रूव्ड हो गया तो क्या क्या प्रोसेस है। अगर आपका नेम अप्रूव्ड नहीं हुआ तो आप रीसबमिशन करवा सकते हो इन स्पाइस प्लस पार्ट ए। स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर ही आप रीसबमिशन का ऑप्शन होता है, रीसबमिशन करवा सकते हो। मान के चलो आप कंपनी अप्रूवल के लिए सबमिट किए थे, अगर उधर से अप्रूव्ड नहीं हुआ कुछ इशूज़ की वजह से, तो आप उसको रीसबमिशन करवा सकते हो। रीसबमिशन के लिए आप फिर से पार्ट ए में आप सबमिट कर सकते हो विदिन 15 डेज़ के अगर रीसबमिशन करवाए तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा, नो फी, आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आप रीसबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर से दूसरा नाम आप दे सकते हो फॉर अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम 2 टाइम करवा सकते हो रीसबमिशन। आप मैक्सिमम 2 टाइम, एक बार तो आप करवा लिए और उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो आप मैक्सिमम एक बार करवा सकते हो। जैसे मैक्सिमम 2 बार आप करवा सकते हो रीसबमिशन, 2 बार के बाद आप नहीं करवा सकते। उसके बाद आपको फिर से वही प्रोसेस पार्ट ए वाले करना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपया का, फिर आपका कंपनी नेम जो है अप्रूवल होके आएगा। 2 टाइम आप रीसबमिशन करवा सकते हो। एक बार तो ये रीसबमिशन करवा दिए, रीसबमिशन के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो हम मैक्सिमम 2 टाइम तक अपना नेम रीसबमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो भी की बात है, अगर अप्रूव हो गया तो नेम लेटर आपको आ जाता है डिजिटली साइन होकर के 2 दिन के अंदर आ जाता है और वैलिड फॉर 20 डेज़ ये वैलिड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया
फर्स्ट पेज हो गया जो हम इसमें समरी की बात की है। समरी के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या क्या होता है वो स्टेप बात कर लिए कि अगर अप्रूवल हो गया तो कितने टाइम तक हम कितने दिन के बाद हम कितने दिन तक हम सबमिशन कर सकते हैं और कितने टाइम तक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 टाइम तक आप रिसबमिशन कर सकते हो और 2 टाइम के बाद रिसबमिशन के बाद फिर भी अप्रूवल नहीं हुआ तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, मैंने आपको बोला था पहले कि अगर आपका एक्सटेंशन है, अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हो, अगर ये आपका जो डेट है अगर ये वैलिड हो, अगर आपका अप्रूवल हो गया और 20 दिन तक आपका इसका डेट रहता है, अगर 20 दिन तक आप नहीं करवाते हो तो फिर आपको क्या वो 20 दिन तक वो वैलिड, उसके बाद वो रिजर्व नहीं रहेगा और कंपनी नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर उसके लिए 20 दिन से पहले अगर एक्सटेंशन चाहते हो आप, अगर एक्सटेंशन चाहते हो तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज, 20 दिन से पहले आपको एक्सपायरी करना पड़ता है। 20 दिन पहले सॉरी 20 दिन एक्सपायर होने से पहले आपको अप्लाई फॉर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नेम रिजर्व जो आपका जो नेम रिजर्व होता है तो नेम रिजर्व आपका वैसे कि वैसे ही रहे अगर आप अप्लाई फॉर एक्सटेंशन कर दोगे। 20 दिन एक्सपायर होने से पहले अगर आप अप्लाई फॉर एक्सटेंशन करते हो तो आपका नेम रिजर्व रह जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन का क्या प्रोसेस है। एक्सटेंशन अगर करवाना चाहते हो अप टू 40 दिन करवाना चाहते हो तो 20 डेज तो ये पहले वाले और ये 20 डेज एक्स्ट्रा 20 डेज आपको करवाओगे तो इसके लिए 1000 रुपया फ़ी लगेगा। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन 60 डेज करवाना चाहते हो, 60 डेज करवाना चाहते हो तो 60 डेज के बाद आपको 20 डेज तो पहला आपका वही हो गया, 20 डेज आपका जो ये 40 डेज वाला ये 20 डेज हो गया। उसके बाद फिर से 20 डेज आपको ना ऐड करके दिया जाएगा जिसका रू है 2000 रुपया। 2000 रुपये के आप दे करके आप ये 20 दिन के बाद, अगर ये 20 दिन के बाद भी अगर आप कंपनी फॉर्मेशन नहीं करते हो तो आप अगर जब 20 डेज नेक्स्ट 20 डेज के लिए अगर आप जाओगे तो आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। सिंपली सा बात है, मैं आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ कि हमको नेम अप्रूवल मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं और कितने दिन तक हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंशन प्रोसेस क्या क्या है। तो हमारा जैसे ही स्पाइस प्लस पार्ट ए भरने के बाद हमारा जो नेम अप्रूवल हो जाएगा, नेम अप्रूवल होने के बाद जो हम हमारा जो लेटर आ जाएगा, नेम अप्रूवल का लेटर आ जाएगा, वो 20 दिन तक वैलिड रहता है। 20 दिन तक वैलिड रहता है। 20 दिन अगर आपको एक्सटेंशन कराना है अपना जो नेम का एग्जिस्टेशन एक्सटेंशन कराना है, रिजर्व जो आपका नेम जो रिजर्व है उसको अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हो तो एक्सपायर होने से 20 दिन एक्सपायर होने से पहले आपको एक्सटेंड कर लेना चाहिए। अगर आप 20 दिन ख़त्म होने के बाद एक्सटेंशन नहीं कर सकते, अगर उस उतना अगर आप 20 दिन कंप्लीट नहीं हो 20 दिन कंप्लीट होने से पहले अगर आप एक्सटेंशन कराना चाहते हो तो करा सकते हो और आपका नेम रिजर्व रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक्सटेंशन फॉर आप डायरेक्ट 40 डेज करा सकते हो। 20 डेज तो पहले वाले थे, 20 डेज एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन आप 20 डेज एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। एक्सटेंशन अप टू 60 डेज, 60 डेज अगर आप करवाना चाहते हो, ये 20 डेज तो पहले वाले हो गया, ये 20 डेज ये वाले जो आप 20 डेज के लिए करवाए थे, अगर ये 20 डेज के बाद फिर भी अगर आप कंपनी फॉर्मेशन नहीं करवा रहे हो तो नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपना जो एक्सटेंशन हम कितने दिन तक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम 60 डेज तक डायरेक्ट ये 20 डेज से डायरेक्ट हम 60 डेज के लिए भी हम अपना कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 20 डेज हमारा पहले है तो वो तो है ही, 40 डेज एक्स्ट्रा आपको मिलता है एक्सटेंशन। 40 डेज डायरेक्ट आपको 40 डेज एक्सटेंशन मिलता है, इसमें 20 डेज मिलता है, फिर इसमें 20 डेज मिलता है। अगर आप डायरेक्ट करते हो 20 डेज के बाद डायरेक्ट 40 डेज के लिए अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हो तो आपको 3000 रुपया पे करना पड़ेगा। और ये 3000 पे करने के बाद आपका नेम जो है वो रिजर्व ही रहेगा, नेम जो है रिजर्व ही रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप डायरेक्ट एक्सटेंशन 40 डेज़ के लिए करवा सकते हो। डायरेक्ट 20 डेज़ के बाद डायरेक्ट आप 40 डेज़ के लिए एक्सटेंशन करवा सकते हो। सो आई विश आप लोगों को हर कुछ समझ आ रहा है, हर कुछ समझ में आ रहा होगा। और मेरा मानना है कि मैं अपना हर बेस्ट दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग समझ रहे होंगे। सो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन पीरियड, जो हम कब तक एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्पाइस प्लस पार्ट ए कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, हमारा स्पाइस प्लस
पार्ट बी। स्टेप 2 स्पाइस प्लस पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट बी पे हमारा क्या क्या होता है, तो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये है कि सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अब आता है पार्ट बी में। स्पाइस प्लस पार्ट बी में आकर के आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फुल डिटेल देना पड़ेगा। आप यहाँ से कंपनी इनकॉर्पोरेट। अब हम पार्ट बी में आ जाते हैं। जैसे स्पाइस प्लस पार्टी फिल किया, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपका नेम रिजर्वेशन हो गया और ये हम अब इसमें एक पॉइंट होता है सबमिट करने के बाद। अगर आप सबमिट किए तो अब हम देखो यहाँ से अगर पूरा टोटली चेंज जा रहे हैं। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि सबमिट करने के बाद आपका नेम रजिस्ट्रेशन हो गया, नेम रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब अप्रूवल हो गया, नेम रिजर्वेशन हो गया, नेम रिजर्वेशन के बाद आप स्पाइस प्लस पार्ट बी में जाके 20 डेज के अंदर आप अपना कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। पर अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है स्पाइस प्लस पार्ट बी में। क्या दिया गया है कि अगर आप स्पाइस प्लस पार्ट बी फिल कर लिए, फिल करने के बाद अब जब सबमिट करोगे तो सबमिट के टाइम पे ये दो ऑप्शन पूछा जाता है। ऑप्शन बी रहता है कि आप नेम ऑफ रिजर्वेशन के लिए सबमिट कर रहे हो, या फिर अगर आप इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हो, डायरेक्ट आप इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए। अगर नहीं आप जाना चाहते, अगर डायरेक्ट आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हो। अगर नहीं आपको नेम रिजर्वेशन के लिए जाना है तो आप यहाँ नेम रिजर्वेशन पर जाके क्लिक करो और ये सबमिट हो जाएगा। अगर ये तो नेम रिजर्वेशन वाली बात हो गया। अगर यहाँ पे ये स्पाइस प्लस पार्ट फिल करने के बाद आप सबमिट जैसे करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो दूसरा ऑप्शन आता है फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो अगर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हो, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हो, तो यहाँ पे आपको क्या है, इनकॉर्पोरेशन के लिए आप जाते हो तो स्पाइस प्लस पार्ट बी जब स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आपका स्पाइस प्लस पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन उसी वक्त आपका स्पाइस प्लस पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको नेम अप्रूवल वगैरह, नेम रिजर्वेशन जो है वो कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जा सकते हो। इनकॉर्पोरेशन करने के बाद अगर नाम आपका कुछ डिफ़ॉल्ट है या कुछ है तो उसके लिए आपको मेल आ जाएगा, तो फिर आप उसको बाद में चेंज करवा सकते हो। तब तक फिलहाल आप डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, स्पाइस प्लस पार्ट बी में आप जा सकते हो। तो इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू स्पाइस प्लस पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट बी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या हमको याद करना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए। तो वेदर एओ इज इनएक्टमेंट और नॉट। आरओसी चेक करता है कि अगर इनएक्टमेंट में थ्रू टफ रिक्वायरमेंट, टफ रिक्वायरमेंट सेक्शन 5 के अंदर आता है। ये सेक्शन 5 के अंदर ये बात इनएक्टमेंट के बारे में बताया गया है कि सेक्शन 5 के अंदर इनएक्टमेंट के बारे में क्या क्या होना चाहिए। तो क्या क्या होता है, तो इनएक्टमेंट मीन्स होता है, इनएक्टमेंट मीन्स होता है कि टफ रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, मान के चलो कि आरओसी कहता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी कहता है कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए सॉरी कंपनी फॉर्मेशन वाली नहीं, अगर आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आप समझ जाओगे। आरओसी कहता है कि अगर आप अपना ऑथोराइज कैपिटल, किसी भी कंपनी को कहता है कि अगर आप ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हो अपना, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल अगर आप बढ़ाना चाहते हो या कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो चेंजेस लाना है तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ये आरओसी कहता है। ठीक है, आपने इनएक्टमेंट क्या कर दिया, टफ रूल्स लगा दिया, टफ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया आपने एओए के अंदर कि ना भाई साहब हम अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए हम एसआर पास करेंगे, 75% शेयर होल्डर का हम अप्रूवल लेंगे तो तभी हम अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं, तो हम एसआर पास करेंगे तभी हम अपना बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इनएक्टमेंट नहीं होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम रूल्स रेगुलेशन के अंदर आप कंपनी बनाओ, ज़्यादा इनएक्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा कंपनी फॉर्मेशन करते टाइम। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा कि ये आरओसी पूछेगा कि हम आपसे कांटेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं, कौन से एड्रेस पे हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरओसी आपसे एड्रेस पूछ सकता है, तो आपको एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस जो है आपका, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे रखोगे, आपका रजिस्टर कंपनी जो है, कंपनी कहाँ पे आपका रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर आपका ऑफिस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस प्रूफ दिखाओ, एड्रेस बताओ। तो आरओसी को आपको एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी एड्रेस में दो बातें हैं जो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि एड्रेस में क्या क्या होता है। तो देखिए,
कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपको नेम मांगता है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस दे दिए कि हाँ भाई साहब मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस को आप वहाँ पे वो ROC को आप वैलिड करके वो आप अपना डिटेल में लिख लेगा, ठीक है। तो ऐसा आप उसको दे दिए तब तो कोई बात ही नहीं, नो प्रॉब्लम, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप नहीं दिए, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस आप नहीं दिए, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है आपको INC 22 INC फॉर्म नंबर INC 22 में आपको टू बी फाइल्ड इन 30 डेज, 30 दिन में आपको INC 32 फाइल करके देना पड़ेगा। और एक मिनट, COI आने के बाद, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के बाद आपको 30 डेज में INC 22 फाइल करके देना पड़ेगा। आपको अपना रजिस्टर ऑफिस बताना पड़ेगा। कभी कभार होता है कि कंपनी रजिस्टर करने के टाइम पे उसका रजिस्टर ऑफिस जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कि हम कहाँ पे रखेंगे नहीं रखेंगे। तो वो लोग जब कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे उसका कुछ पता नहीं रहता है कि रजिस्टर ऑफिस कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपको नहीं देते कोई बात नहीं, पर आपको जब COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके 30 डेज में आपको INC 22 फाइल करना पड़ता है। INC 22 फाइल करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाता है एप्लीकेशन फॉर पैन एंड टैन आपको देना पड़ेगा। आपका जो पैन नंबर हो, टैन नंबर है, टैन मतलब TTS जिससे हम काटते हैं, तो वो सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको पैन और टैन का डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे अपना आ जाते हैं। हमारा ये थर्ड पेज है, तो थर्ड पेज पे आ जाने के बाद स्पाइस प्लस पार्ट बी INC 32 स्पाइस प्लस पार्ट बी खुल जाता है। इस पर हम क्या करते हैं कि नेम अप्रूवल ओनली वन नेम, इसमें सिर्फ आपका INC 32 में एक नेम अप्रूवल हुआ रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप पार्ट ए फिल करोगे तो उसमें 2 नेम दोगे, मैक्सिमम 2 नेम दे सकते हो। 2 नेम में से एक नेम जो होगा वो आपको अप्रूव करके वैलिड करके अप्रूवल लेटर में आपको आ जाएगा, नेम आपका एक नेम अप्रूव होके आ जाएगा। तो यही है नेम अप्रूवल, एक नेम अप्रूव होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, आप इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए ROC को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, कि ROC को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पैन नंबर भी देना पड़ेगा आपको, पैन नंबर आपको जब इनकॉर्पोरेशन करोगे तो पैन टैन का अब डिटेल देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर डीन देना पड़ेगा, डीन का जो एप्लीकेशन है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपको एप्लीकेशन पर डीन के लिए एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आज जब आपको डीन नंबर आ जाएगा उसके बाद आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर दो आदमी मिल के बना रहे हो, 2 इंसान बन के कंपनी बना रहे हो, तो किसी एक के पास DIN नंबर होना चाहिए। अगर किसी के पास भी नहीं है तो आपको पहले DIN के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद आपका DIN नंबर आ जाता है। DIN नंबर के बाद आप कंपनी फॉर्मेशन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ नोट्स है, जो नोट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। कंपनी फॉर्म करते टाइम पे आपको स्टैंप ड्यूटी करना पड़ेगा। तो स्टैंप ड्यूटी आप अगर सिक्किम में कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको फिजिकली देना पड़ेगा। अगर होल ऑफ इंडिया कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन ही स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिक्किम में कर रहे हो तो फिजिकली देना पड़ेगा। अगर होल ऑफ इंडिया में सिक्किम को छोड़ के अगर होल ऑफ इंडिया में आप कहीं भी कर रहे हो तो ऑनलाइन आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो INC 22 जो है तो उसके लिए 10 रुपया पे करना पड़ेगा। MOA के लिए आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। और AO जो है, AO का 0.15% आपका ऑथोराइज कैपिटल जो है, ऑथोराइज कैपिटल का 0.15%, ऑथोराइज कैपिटल का आपका 0.15% आपको 0.15% आपको AOA पे करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सिक्किम में कर रहे हो तो आप फिजिकली कर सकते हो। अगर होल ऑफ इंडिया कर रहे हो तो ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही INC 32 10 रुपया,
देना पड़ेगा आपको। दोनों ही केस में, आई आप फिजिकली कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको INC 32 ₹10 देना पड़ेगा INC 32 के लिए। MOA के लिए ₹200 देना पड़ेगा। AOA के लिए आपको 0.15% ऑफ ऑथोराइज कैपिटल आपको पे करना पड़ेगा और स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट अंदर स्पाइस प्लस पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट बी के साथ हम क्या अटैचमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर हम अटैचमेंट करेंगे अपना AOA फिजिकली, MOA फिजिकली, AOA फिजिकली। कब हम AOA फिजिकली, AOA फिजिकली कर सकते हैं, बात मतलब ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन के अगर है तो आपको फिजिकली दोनों AOA और MOA दोनों फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन ही सबमिट करोगे। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो आप ऑनलाइन करोगे, अगर ये दोनों कंडीशन है तो आपको फिजिकली ही आपको MOA और AOA सबमिट करना पड़ेगा। AOA MOA के कब आप फिजिकली सबमिट कर सकते हो, तो इसमें दो कंडीशन है। अगर आपका कोई फॉरेन सब्सक्राइबर है, फॉरेन सब्सक्राइबर मान के चलो कहीं फॉरेनर है, कोई फॉरेनर है जो इंडिया में कंपनी बनाना चाहते हो, तो उसको जाकर के फिजिकली अपना स्पाइस प्लस पार्ट बी के जो अंदर आता है, जो अटैचमेंट आता है उसको फिजिकली उसको सबमिट करना पड़ेगा। कोई फॉरेनर है अगर अगर कोई फॉरेनर है तो उसको फिजिकली स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर जो कुछ अटैचमेंट दिया गया है उसको फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या है, एग्जाम्पशन। तो इसमें मोर देन 7 सब्सक्राइबर, अगर कोई कंपनी खोल रहा है, कोई इंसान कंपनी बना रहा है, अगर 7 इंसान से 7 सब्सक्राइबर 7 सब्सक्राइबर से ज़्यादा है तो उसको फिजिकली जा करके AOA सबमिट करना पड़ेगा और MOA सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन नहीं है, अगर ये दो कंडीशन नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर ये दो कंडीशन है, आपके पास फॉरेन सब्सक्राइबर है, अगर आपके पास 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, MOA और AOA फिजिकली आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमको आना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या अटैचमेंट है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ आपका जो ऑफिस एड्रेस है उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप, हाँ, आपका जो ऑफिस है वो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहा हूँ, किसी का कोई दबाव नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर किसी रूम पे भाड़ा लेकर के आप ले रहे हो, या आपका आप यहाँ पे कहीं पे अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। फिर आप उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब में आप उसको INC 22 आप दे सकते हो। अगर COI अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन के टाइम पे आप नहीं दिए हो तो INC 32 विदिन 30 डेज आपको, सर्टिफिकेट आने के बाद 30 डेज के बाद आपको INC 32 फिल करना पड़ता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। तो सेम वैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका जो ऑफिस एड्रेस है तो उसका जो प्रूफ है तो वो प्रूफ होना चाहिए। तो उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और रेंट रिसिप्ट होना चाहिए। रेंट रिसिप्ट जितना भी आप हर मंथ पे करते हो उसका जो रिसिप्ट होता है तो वो रिसिप्ट आपको होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना रेंट पे किया है। ठीक है, और यूटिलिटी बिल होना चाहिए। यूटिलिटी बिल मीन्स नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी बिल मीन्स होता है वो आपको वाटर का बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद आपका जो हो जाता है टेलीफोन बिल। तो ये सब जो है यूटिलिटी बिल, ये सब जो इसमें से किसी एक होना चाहिए आपको कंपनी स्पाइस प्लस पार्ट के साथ अटैचमेंट ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ओल्डर होना नहीं चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि NOC, इसमें जो है एड्रेस प्रूफ में इसमें
एनओसी एनओसी होना चाहिए, और उस अगर एनओसी के साथ कन्वेंस डीड होना चाहिए, कन्वेंस डीड होना चाहिए, और एनओसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस, ऑफिस एड्रेस का जो प्रूफ है वो ये सब रिक्वायर्ड करता है, ये सब आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद यूटिलिटी बिल होता है, यूटिलिटी बिल 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो जाए। यूटिलिटी बिल मैंने बता दिया आपको, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, ये सब जो होता है, तो ये 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाइड एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, आइडेंटिफाइड आपका जो आप सब्सक्राइबर का जो आइडेंटिटी है और रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फुल प्रूफ आपका जो सब्सक्राइबर है उसका आइडेंटिफाइड, और ये रेसिडेंशियल एड्रेस आपको जो है उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या देना पड़ेगा, सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी में क्या चीज़ मांगता है, तो इसमें से कोई भी, या तो डीएल दे दो, या तो वोटर आईडी दे दो, या तो पासपोर्ट दे दो, या तो पैन दे दो, इसमें से कोई इसका आइडेंटिटी मांगता है, तो आइडेंटिटी आपको सबमिट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ जो होता है, बैंक स्टेटमेंट दो आप, यूटिलिटी बिल दो, एक्सेट्रा कुछ भी जो होता है वो सब आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में आ जाता है। रेसिडेंशियल एड्रेस का जो प्रूफ, सब्सक्राइबर का जो रेसिडेंशियल एड्रेस का जो प्रूफ है वो आपको या तो बैंक स्टेटमेंट, या तो यूटिलिटी बिल, ये सब हो गया। और आइडेंटिटी में आपको वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन, ये सब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तीसरा पेज हम कंप्लीट कर लिए कि हम स्पाइस प्लस पार्ट बी में क्या क्या अटैचमेंट करेंगे, क्या क्या हमको देना पड़ेगा, और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं अपना अटैचमेंट ऑफ ओपीसी। अगर ओपीसी कोई बंदा ओपीसी ओपन कर रहा है, तो ओपीसी ओपन करने के लिए क्या क्या अटैचमेंट चाहिए, तो देखिए सेम सारा कुछ वही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें बस 2 कंडीशन जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ये उसी में दिया होता है। स्पाइस प्लस पार्ट बी जब आप खोलोगे तो उसी के अंदर जो फॉर्म है, उसी फॉर्म के अंदर आपको ये नॉमिनी के बारे में आपको दिया गया रहता है। ये ओपीसी कंपनी जब आप ओपन करोगे उस कंडीशन के लिए नॉमिनी के बारे में मांगता है। अगर ओपीसी आपका नहीं है तो आपको नॉमिनी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर 1% कंपनी के लिए क्या अटैचमेंट जाएगा, बाकी तो सेम सारे कुछ सही है। बस ओबीसी के लिए जो है वो एक कंडीशन और है, जो उसको नॉमिनी और उसका नॉमिनी का कंसेंट जो है वो देना उसको पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंसेंट ऑफ नॉमिनी INC 3 में जाएगा, और उसके बाद डिटेल ऑफ द नॉमिनी, ये दोनों कंसेंट और डिटेल जो है नॉमिनी का नेम, एड्रेस, पैन नंबर, उसके बाद आधार, जो एक्सेट्रा होता है सब कुछ, जो इसका डिटेल होता है वो सब कुछ नॉमिनी का जो डिटेल होता है वो ओपीसी कंपनी में बस एक अटैचमेंट है ओपीसी कंपनी के लिए इंक्रीज की है। नॉमिनी अगर रखना चाहता है, नॉमिनी है ओपीसी कंपनी में, तो ये उसको INC 2 फाइल करना पड़ेगा, INC 3 फाइल करना पड़ेगा उसको। INC 3 या तो प्रिंटेड होना चाहिए, या तो साइंड होना चाहिए, तो स्कैंड होना चाहिए। देखो स्कैंड, साइन और प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अटैचमेंट INC 3 के अंदर आप ओपीसी के लिए ये अटैचमेंट दे सकते हो, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, जितना है स्पाइस प्लस पार्ट बी में नॉर्मल कंपनी के लिए उतना ही है। बस एक INC 3 जो होता है नॉमिनी के कंसेंट के ओपीसी के रिगार्डिंग, तो वो एक एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है, ठीक है। ओबीसी ये कंडीशन है जो इसको फुलफिल करना पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शनल अटैचमेंट। मतलब ऑप्शनल अटैचमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शनल है जो देना पड़ता है। DIR का ई कंसेंट, डायरेक्टर का ई कंसेंट। उसके बाद स्पाइस प्लस पार्ट बी इज बीइंग फाइल्ड एंड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अटैच्ड। स्पाइस प्लस पार्ट बी फाइल्ड है और डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड साइन डिजिटली। डिक्लेरेशन डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होना चाहिए और साइन होना चाहिए, डिजिटली साइन होना चाहिए, टैन एंड पैन देना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर 3 इंसान के मान के चलो कि कंपनी खोला है, तो 2 के पास DIN नंबर है। अगर नहीं है तो ये सबसे पहले तो ये अपना एप्लीकेशन फॉर DIN करेगा।
और ROC से ये पहले DIN का एप्लीकेशन करके ये अपना DIN ले सकता है। अगर इसमें से किसी के पास पहले से है जो कंपनी फॉर्मेशन कर रहा है उसके पास पहले से ही DIN नंबर है, तो DIN नंबर है तो कोई बात नहीं। अगर जिसके मान के चलो 3 पर्सन मिलकर कंपनी खोल रहा है, तो इसमें से 2 पर्सन के पास अपना DIN नंबर है, तो ये पर्सन कंपनी खोल सकता है। अगर एक पर्सन के पास नहीं है तो ये अपना पैन नंबर, पैन अकाउंट डिटेल, नेम डिटेल दे सकता है, ठीक है। और ये पर्सन के पास नहीं है तो ये स्पाइस प्लस पार्ट बी जब हम भरेंगे तो उसी टाइम पे मांगता है कि जिसके पास नहीं है, जिसके मान के चलो ये एक पर्सन है, इस पर्सन के पास DIN नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन होकर के आएगा तो ये आपको एक DIN नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाता है। जिस एक के पास नहीं है तो आप अपना पैन नंबर दे दो, आपके लिए DIN नंबर बन के आ जाएगा। पर अगर इनकॉर्पोरेशन करते टाइम किसी के पास अगर DIN नंबर नहीं है तो वो इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकता, वो नहीं बना सकता। और वो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ROC को फाइल करना पड़ेगा DIN नंबर के लिए। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अपना आ जाते हैं कि डिक्लेरेशन बाय द सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल का जो प्रोफेशनल मीन्स क्यों हो जाते हैं? प्रोफेशनल मीन्स या तो CS, CA या CMA। ये प्रोफेशनल या एडवोकेट या लॉयर, इन लोगों का डिक्लेरेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। CA, CS जो भी प्रोफेशनल इंसान है उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी खोलना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ सही है, तो उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए और वो डिक्लेयर कर देता है तो कंपनी ROC उस कंपनी को बना सकता है आगे, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम इसके बाद आते हैं। ये सब डिक्लेरेशन सब सबमिट करने के बाद INC 33 EMOA आपको सबमिट करना पड़ता है। स्टेप 3 में टेबल ऑफ MOA क्या होता है? अगर MOA शेयर कैपिटल वाला है तो टेबल ए में सबमिट होगा। टेबल ए में जाकर के अगर आपका कंपनी शेयर कैपिटल वाला है तो टेबल ए में जाकर के आप अपना डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आपका कंपनी गारंटी वाला है और शेयर वाला नहीं है तो टेबल बी में जाके आप फाइल कर सकते हो, सब कुछ डिटेल फाइल कर सकते हो। अगर आपका कंपनी गारंटी वाला भी और शेयर वाला भी है तो टेबल C में जाकर के, अगर आपका कंपनी अनलिमिटेड शेयर है, शेयर वाला नहीं है तो आप D में, अगर आपका कंपनी अनलिमिटेड शेयर वाला है तो आप टेबल E में जाकर के अपना डिटेल फाइल कर सकते हो। और डिटेल फाइल करने के बाद आपको AO कंप्लीट हो जाएगा, आपका INC 33 कंप्लीट हो जाएगा। और टू 6 क्लॉज ऑफ AOA, 6 क्लॉज MOA कंपनी का जो MOA होता है उसके 6 क्लॉज में जाकर के ये सब आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल सबमिट देना पड़ेगा, डिटेल उसका देना पड़ेगा आपको। इसमें नोट है अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अगर आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज है तो डेट ऑफ सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन मस्ट बी सेम। अगर आपका देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है पर मैं ये इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अगर आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आपका डेट ऑफ सिग्नेचर, अगर आप साइन करते हो जिस दिन आप साइन किए, सॉरी, डेट ऑफ सिग्नेचर जिस दिन जो डेट ऑफ सिग्नेचर अल्टरेशन ऑफ मस्ट बी सेम। अल्टरेशन जो होता है अटैच अल्टरेशन, हाँ सॉरी, अल्टरेशन और डेट दोनों सेम डेट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम डेट पे नहीं है तो वो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और कंपनी रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर जिस डेट पे आप साइन करते हो सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे और उसका जो अल्टरेशन करते हो तो वो आपको सेम डेट पे होना चाहिए। सेम डेट नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले बोला था कि एजाइल प्रो एस करके होता है, तो पहले इसमें एजाइल सिर्फ एजाइल होता था, इसका अलग मैटर है। एजाइल के बाद फिर इसमें प्रो जोड़ा गया, प्रो के बाद भी फिर इसमें एस भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इस एजाइल प्रो एस क्या होता है, जो INC आपको INC कितने में देना पड़ता है, तो INC आपको 30, हाँ, तो INC आपको देना कितना पड़ता है, तो INC 35 में आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो सब हम अब देखते हैं कि एजाइल प्रो एस में क्या क्या दिया गया है। तो ये सबका एक फॉर्मेट होता है। सो
हाँ, मैं वो मेरे पास वो सब नहीं है। जो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, मैंने आपको दिखा दिया। चालान भी होता है और उसके बाद एजाइल प्रो एस का भी होता है, तो वो सब मेरे पास नहीं है। एमओए भी होता है, तो वो सब अब मेरे पास नहीं है। कभी हुआ तो मैं आप लोगों को 5-10 मिनट में दिखा दूंगा सारा फॉर्मेट की कैसा कैसा होता है, पर अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था तो मैंने दिखा दिया आपको। फिलहाल इस वक्त मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, एजाइल प्रोसेस मीन्स क्या होता है। एजाइल प्रोसेस मीन्स होता है एप्लीकेशन फॉर गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स का जो एप्लीकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट, एम्प्लॉय स्टेट का गुड एंड सर्विस टैक्स का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसका एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन प्लस, ठीक है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन प्लस, प्लस ये वाले प्लस, तो इसको इंग्लिश में लिखा गया प्लस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो देखो, ए से हो गया एप्लीकेशन, जी से हो गया एप्लीकेशन फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, एंड आई से हो गया इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, और ई से हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और उससे ई के बाद हो गया हमारा, ई के बाद हो गया पी, टी में है प्रोविडेंट प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये हमारा हो गया क्या, एजाइल प्रो एस। एजाइल प्रो एस के मतलब हम समझ गए कि एप्लीकेशन फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, एप्लीकेशन फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट एम्प्लॉय, उसके बाद इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, उसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये हो गया हमारा एजाइल प्रो एस। एजाइल प्रो एस के बाद अंदर ये सब होना चाहिए, तब हमारा कंपनी फॉर्मेशन के लिए आगे प्रोसेस में जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि स्पाइस प्लस पार्ट बी ऑन करने के बाद आपको वहाँ पे INC 32 और विथ अटैचमेंट INC 33, INC 34, INC 35, INC 34 होता है, EMOA INC 35 होता है, 33 होता है, सॉरी INC 33 होता है, EMOA 32 INC स्पाइस प्लस पार्ट बी INC 32 होता है, और विथ अटैचमेंट INC 33, EMOA INC 34, EAOA, उसके बाद INC 35 एजाइल प्रो एस, और उसके बाद आपको क्या देना पड़ता है, तो INC 9 डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड वन डायरेक्टर, अगर वन डायरेक्टर है तो उसका और सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या हो जाता है, तो COI मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब हम इस पे हैं INC 35, ये हमारा INC 35 हो गया। नेक्स्ट हम अपना बात करते हैं कि ये सब अपलोड करने के बाद, ये सब देने के बाद आप अपलोड करोगे, तो देखो हमारा ख़त्म होने लगा। ये सब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नोट दिया है, देखो नोट में क्या है कि ROC will not charge if any fee if authorized capital is not more than 15 lakh and MOA and AOA only fee pretension the PAN and TAN will be charged। देखो क्या कह रहे हैं कि अपलोड करने के बाद आपको, ये जब आप अपलोड कर दिए, ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पे क्या है कि ये नोट दिया है, ये शॉर्ट समरी दिया है। नोट आप समझो कि अगर आपका कंपनी का अगर आप ऑथोराइज कैपिटल अपना, ऑथोराइज कैपिटल मतलब जितना आप लगा रहे हो कंपनी में, ऑथोराइज कैपिटल आपका अगर 15 लाख से कम है, अगर 15 लाख से कम है तो आपको कोई चार्ज या कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कोई मतलब स्टैम्प ड्यूटी या कुछ भी आपको स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई भी अगर 15 लाख से कम है तो आपको कोई भी
कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर बोल रहा है कि इज नॉट 15 लाख, अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख से कम है तो एओए में और एओए एमओए में एमओए और एओए में आप लिख दियो कि मेरा 15 लाख से कम का ऑथोराइज कैपिटल है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करने पड़ेगा। सिर्फ पे करना पड़ेगा क्या, तो पैन एंड टैन का जो चार्ज होता है, पैन नंबर और टैन नंबर का जो चार्ज होता है वो सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑथोराइज कैपिटल अगर 15 लाख से कम है तो आपको सॉरी स्टैम्प नहीं हो, स्टैम्प ड्यूटी तो आपको पे करना ही पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपको ना जीएसटी मतलब और कुछ वगैरह कुछ टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपको हो गया, आप ऑथोराइज कैपिटल आपका 15 लाख से कम है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने आप एओए और एमओए में लिख दिए कि मेरा कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख से कम है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके सिर्फ इसमें आपको पैन और टैन आपको पे करना पड़ेगा। पैन और टैन का जो चार्जेस होता है वही आपको पे करना पड़ेगा, कुछ भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो चालान होता है, 2 चालान आ जाता है आपका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी का चालान आता है, उसके बाद आपको स्टैम्प फ़ी का चालान आ जाता है, स्टैम्प ड्यूटी का। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 1 से 31 रुपया लगता है। बस सिंपल नॉर्मल है, नॉर्मल फ़ी है रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो आपका 15 लाख से कम है या कुछ भी है तो आपको 1 से 31 रुपया सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी 10 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, टोटल 300। 150 रुपया मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया। तो ये 10 रुपया, ये 200 रुपया और ये 150 रुपया आपको पे करके टोटल 360 रुपया पेड करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 131 रुपया और ये 360 रुपया आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको स्पाइस प्लस पार्ट ए, पार्ट बी, ये सब फिल करने के बाद फाइनली आपको क्या मिल जाता है, तो COI मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो समझने के लिए हम उतना मतलब फुल डिटेल में समझे हैं तो थोड़ा टाइम लगा है। इतना इतना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पे लॉगिन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो हम लोग को इतना टाइम लग गया और समझने में। और उसके बाद COI आ जाने के बाद आपको INC 11 दे देता है, उसमें CIN नंबर रहता है, पैन नंबर लिखा रहता है, पैन नंबर लिखा रहता है, जो मैंने आपको इस पेज में दिखा दिया। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाने के बाद आपका नेम जो होता है, कंपनी का नेम होता है, कब फॉर्मेशन हुआ वो होता है। एक मिनट, तो आपका नाम आ जाता है। उसके बाद आपका जो डेट कब बना है वो आ जाता है। उसके बाद CIN नंबर रहता है, उसके बाद पैन नंबर रहता है, टैन नंबर रहता है, उसके बाद कब आपको हैंड ओवर किया गया वो रहता है। और इसमें ROC जो रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है उसका डिजिटली सिग्नेचर होता है, उसमें सारा डिटेल रहता है। मैं कभी दिखा दूंगा आपको जब चालान वगैरह का जो मेरे पास फ़ोटो आएगा किसी भी कंपनी का जो न्यूली फॉर्मेशन करने आएगा तो उसका। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है, यहाँ पे देखिए लिविका प्राइवेट लिमिटेड का फुल एड्रेस दिया गया है। एड्रेस के बाद वहाँ पे उसका मैंने बोला था आपको कि एड्रेस देना पड़ता है। अगर एड्रेस नहीं दिया गया है तो आपको INC 32 सबमिट करना पड़ता है। INC 32 सबमिट सॉरी INC 22 सबमिट करना पड़ता है 30 डेज COI मिलने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल डिटेल, फुल क्लास। और उसके बाद हम सब कुछ इसमें आपको दिखा दिए। किसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है CIN 11 के अंदर, उसमें CIN नंबर, पैन नंबर और टैन नंबर लिखा रहता है। तो और उसके बाद क्या क्या हमको पे करना पड़ता है, तो सारा डिटेल हम लोग अभी कवर कर लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, कहाँ से क्या क्या करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या क्या करना पड़ता है, कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। और उसके बाद शॉर्ट समरी हम समझे। शॉर्ट समरी समझने के बाद हम उसके स्टेप 1 समझे, स्टेप 1 में क्या क्या होता है, क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है। उसके बाद हम अपना पार्ट 2 में आ गया कि एक्सटेंशन पीरियड क्या होता है। फिर स्टेप 2 में आ गया कि उसके बाद पार्ट 2 में हम क्या क्या कर सकते हैं, कंपनी कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसका क्या क्या देना पड़ता है। उसके बाद अटैचमेंट वगैरह क्या देना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब हम बात की और आई विश आप लोगों को समझ आ गया होगा, सारा कुछ समझ आया गया होगा और आप लोग सब कुछ समझ रहे होंगे, मेरा मानना है। और आप लोग जब भी कंपनी फॉर्मेशन करोगे, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए मैंने पहले बोला कि आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, ID क्रिएट करना पड़ता है।
लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद कोई भी बंदा कंपनी फॉर्मेशन कर सकता है। कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए जो भी कोई कर रहा है तो उसको सबसे पहले स्पाइस प्लस पार्ट ए फिल करना पड़ेगा। उसके बाद स्पाइस प्लस पार्ट भी दोनों, ये दोनों फाइल करने के बाद उसका जो सारा डिटेल वगैरह है, डिक्लेरेशन वगैरह है, सब कुछ पे करने के बाद अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल आपका कंपनी का 15 लाख से कम है, 15 लाख से कम है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको पैन और टैन ये दोनों का जो चार्जेस होता है उतना आपको पे करना पड़ेगा। और क्या क्या अटैचमेंट जाएगा वो सब हम डिटेल में बात कर लिए। आई विश आप लोगों को समझ आ गया होगा और मेरा मानना है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग सब कुछ समझ रहे हो। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि कहाँ पे नहीं समझे और क्या मैं कहाँ पे आपको समझा सकूँ, तो मैं आपको कमेंट कर दूँगा कि वहाँ पे ये चीज़ है। और मेरा इंटरप्रिटेशन प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा है वो भी बताओ और मुझे ये भी समझाओ कि कहाँ पे मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा, क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। सो आप लोग मुझे बताओ। एंड जो सीए फाउंडेशन अब मैं अपने सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, सो मेरा जो सीए फाउंडेशन का जो बच्चा है जो जून में अपना पेपर अभी दे रहा है, जून 22 में जिनका पेपर अभी रनिंग है, बच्चों का भी पेपर रनिंग है, सो उन लोगों को एक चीज़ बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। बेस्ट विशेष है आप लोगों को कि देखो आप लोग अकाउंट का पेपर दे चुके, फिर आप आज बिजनेस लॉ का पेपर भी दे के आए, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर भी दे के आए। अब कल नहीं परसों है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों एमसीक्यू बेस है जो आप लोगों को पता होगा। और ये दोनों जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो ये दोनों पेपर आपका कैसा गया कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा ही करके आए होंगे अकाउंट में भी और बिजनेस लॉ में भी। सो जैसा भी हुआ जो भी हुआ ज़्यादा नहीं सोचना, जो भी हो गया बीत जाओ, भूल जाओ। और नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ोकस करो, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करो। और पूरा माइंड कूल करके साथ अभी 9 बजने लगा और आप लोग 5 बजे आप लोगों का पेपर ख़त्म हुआ होगा और अभी 9 बज रहा है। 4 घंटे शायद अब कोई को जाने में चलो मान के चलो 6 बज जाता है या 6:30 बज जाता है। सो मैं 7 बजे से बोल रहा हूँ, अगर आप 7 बजे से पढ़ना बैठ जाओ तो 9 बजे तक आपका 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में सबसे अभी रात में मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहो तो 2 घंटे में आपके एल आर कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल सुबह हाफ टाइम तक 12 बजे तक आप चाहो तो अपना स्टैट्स या नहीं तो मैथ्स सुबह 7 बजे उठो, ठीक है। आज पूरी रात पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आज थके भी होगे तो रेस्ट भी कर लेना। सो 11 या 12 के बीच में आप सो जाओ। सुबह 7 बजे उठ करके या तो स्टैट्स या तो मैथ्स 12 से 1 के बीच में ये कंप्लीट कर लो। फिर मैथ्स जो है वो 1 घंटे रेस्ट लेके 2 से 6 बजे तक 4 घंटे मैथ को दे दो। फिर हमारा ये दोनों जो आपका ये तीनों हो गया, आज रात में ये कर लोगे आप, एल आर कर लोगे, इसके बाद स्टार्ट कर लोगे, मैथ्स कर लोगे। एल आर और मैथ्स करने के बाद आपको टाइम बचेगा, कल पूरी रात रहेगा तो पूरी रात में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और मेन टॉपिक जो है मैथ्स में मुझे लगता है आप लोगों के टीवीएम है, टोटल टीवीएम है। उसके बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है, उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद LR तो पूरा है ही, उसके बाद मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, TVM है, LR है, तो इतना भी बहुत है। देखो TVM में से मान के चला जाता है 10 मार्क्स इसमें से आता है, 7 या 8 इसमें से भी आ जाता है। LR तो ये हमारा 20 का 20 है ही गया, हो ही गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल डाटा में से इस सब में से जो है आप लोगों को नॉर्मली 10 से 15 मार्क मिल जाता है। तो आपको पास करने के लिए 40-45 मार्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना करके जाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कल परसों जो जिन पेपर का बच्चों का पेपर है जून 22 में अभी जो बच्चे दे रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट विशेष है मेरा, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से जाओ, अच्छे से करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। आज का ये हमारा वीडियो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में फुल डिटेल आज बात की है, ठीक है। सो जो CA फाउंडेशन के बच्चे हैं या CA इंटर के बच्चे हैं या CA फाइनल या CS या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी नॉर्मल इंसान है जो कंपनी फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए रिलेवेंट है, आप लोग देख सकते हो। और सभी को मेरे तरफ से दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, फिर से थैंक यू है आप लोगों को, थैंक यू। और वैसे ही सपोर्ट करो, देखो वीडियो प्लीज़। और जाते जाते एक बात और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। और जितना हो सके CA फाउंडेशन का जो भी बच्चा है शेयर करो उनके साथ, और बोलो कि दिसंबर नवंबर में जिनका पेपर है नवंबर के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके लिए फ्रेश बैच 5 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 जुलाई से कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा आज का हो गया टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम आज कंप्लीट किए, सॉरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम अभी कंप्लीट किए। और ये सब जो है सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे देखना चाहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उनके लिए। सो थैंक यू सो मच CA फाउंडेशन के बच्चों, आप लोग अच्छे से कर आओ, कल परसों मैथ का पेपर है और जो हो गया भूल जाओ। सो मैं अब यहाँ पे अपना लेक्चर द एंड कर रहा हूँ, द एंड, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ओके बाय।